हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ विश्व इतिहास के कुछ विषय जो हिस्ट्री का है। क्लास 11 चैप्टर 1 एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का हम क्लास 11 चैप्टर 1 कर रहे हैं और इसका पहला चैप्टर का नाम क्या है? लेखन कला और शहरी जीवन। तो हिस्ट्री के दो बुक हैं। तो पहले बुक का जो पहला चैप्टर है वो है आपका, मतलब जो पहला बुक है विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका है लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें हम हिस्ट्री के बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे। तो हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट भाई बहुत ज़्यादा ही है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर जो होते हैं यूपीएससी के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल यूपीएससी के लिए नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, इसको डिटेल एनालिसिस हम करेंगे आज। तो इसके पहले भी मैंने क्लास 9-10 का करवा रखा है एनसीईआरटी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का आज क्लास फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन है, शुरुआत में कालानुक्रम के बारे में है। 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व के कालानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है। तो यह काल मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख औद्योगिक विकासों, जैसे क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ, धातुओं का प्रयोग हुआ, हल द्वारा खेती हुआ, पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भी, तो ये है तिथि, ये है अफ्रीका का, ये यूरोप का। तो 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 करोड़ है ना, क्या 2.5 हजार 10 लाख है, नहीं 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिले। तो 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नियों के प्रयोगों के साक्ष्य मिले। तो वर्तमान में 14 लाख वर्ष पूर्व की बात है ये। यूरोप में भी कुछ नहीं दिया है डाटा। तो इस तरह से सबका दिया है। 1605 में कांच की बोतल वगैरह कहाँ कहाँ किस चीज का प्रयोग हुआ, इसको आप स्क्रीन पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और एशिया में देख सकते हैं अग्नि का प्रयोग लगभग इतना हुआ। दक्षिण अफ्रीका में हुआ तो ये भेड़ बकरियों को पालतू बनाया गया लगभग 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व में। तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का दिया गया है, का पालतू जानवर बताया बनाया गया कब क्या, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। तो आज हमको पढ़ना है लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है। तो देखो, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया याद है ना आपको? फरात फरात और दजला, दजला जिसे टाइग्रिस बोलते हैं, के नदियों के बीच में हुई थी। मेसोपोटामिया की शुरुआत कहाँ हुई थी? फरात और दजला, फरात नदियों के बीच में स्थित थी। यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्व भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उनकी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समय उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों को खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 वर्ष ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर से अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा लोग क्या, एक मिनट, भाषा के लोग यहाँ पर आए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय तक बहु क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व धीरे धीरे अरामाइक भाषा भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है ना। तो ठीक है। हाँ। तो फिर क्या, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत लगभग 1840 के दशक में हुई। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ना, दिख नहीं जाए ताकि, हाँ,
दशक में हुए, वहाँ एक दो स्थलों पर जैसे कि उरोक और मारी में, जिन पर आगे आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत के किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस सीमार का उल्लेख, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरता सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। तो 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोजों अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्रवाह की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां अक्षरशः सही नहीं है, लेकिन इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीक अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन को भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों को अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौड़ हो गया। आगे के अनुभवों पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बाइबल के अनुसार जल प्लावन पृथ्वी के संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोवा नाम के एक मनुष्य को चुना। नोवा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख दिया। और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। और क्या हुआ, ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य को जीव सूत्र कहते हैं, उतना पृष्ठिम कहा जाता था। तो ये अरल सागर आप देख सकें, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, तुर्की है, सीरिया, लेबनान है, भूमध्य सागर है, और मिस्र है, और नील नदी है, लाल सागर है, अरबी रेगिस्तान, फारसी खाड़ी, अरब सागर, सिंधु है, ईरान है, बेबीलोन है, अमारी है। इस तरह के आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक कहाँ है? यहीं पर इराक भी है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही ये स्वच्छ झरनों तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि जहाँ स्टेपी घास के मैदान है, यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों के घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में प्रवेश में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग के एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहीं। जब इस नदियों में बाढ़ आ जाती है अथवा जब इनके पानी की सिंचाई के लिए खेती में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये कालिक नदी है, ये हाबुर नदी है, और निमरून और अस्तूर और बगदाद है, बेबीलोग है, मारी है, फरात है, दजला नदियां हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता और तल अदो मलोनिया कृषि उत्पाद क्षेत्र है ये, और ये वर्षा संचित क्षेत्र है, ये डॉटेड और पर्वतीय क्षेत्र आप देख ही सकते हैं। तो फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई
की नहरों का काम देती थी। इनमें आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर के खेती की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली थी। और हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, और जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं, और गर्मियों में खजूर के बड़े पेड़ खूब फल देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। मेसोपोटामिया की प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व शुरू हो गया था, और कांसा, तांबे और रागे के मिश्रण के बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही क्रम में मनकों में छेद करने, पत्थर को मुद्राएं उकेरने और फर्नीचर जड़ने में, सीपियां काटने और कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोक कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 18 आगे देखेंगे। तो शहरीकरण का महत्व क्या है? तो शहर और नगर नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता है। वह यह भी नहीं जानता है कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञताएं तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक सीमित होती हैं। वह व्यापार करना जानता है। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रागा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदस लकड़ी की कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार सम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। तो इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का भी होना जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। इसके लिए संगठित व्यापार भंडार की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं, और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे लोग उसका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। वर्का सिर 3000 वर्ष पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर का तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौं में क्रमशः नीले लजवर्द तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है, जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख्य टुकड़ी पर गालों की सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर से तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। ये 3000 ईसा पूर्व की उरक नगर में स्थित ये मूर्ति है, और पत्थर की। तो पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और कितने विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, उनकी सूची आप बना सकते हैं सोचकर। तो शहरों में माल की आवाजाही। तो मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए, नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पत्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु यहाँ वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा
और चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा, कृषि जन्य उत्पाद और काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता है जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमनों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था की शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और भारवाही पशुओं की पीठ पर लादकर और बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है। उन्होंने उससे भी बहुत ज्यादा समय लगता है। पशुओं के चारे आदि पर भी काफी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी नावें या बजरे नदी की धारा अथवा वाह के वेग से चलते हैं, जिससे कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। और पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी-बड़ी बस्तियों और बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है, उसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चरित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना ही अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है कि उच्चरित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पुट्टिकाएं पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह संख्याएं दी गई, जहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली, जो वहां से बाहर जाने वाले चीजों की होंगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो चित्र देख सकते हैं, अनाज की मछली का चित्र बैल का है और संख्याएं नाव का है। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, जैसे यहाँ पर लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वो सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था, फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर गिलाकर चिन्ह बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और मिट्टी के बर्तनों जैसी कि मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत और गैर जरूरी हो जाता तो उस पर पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह अक्षर नहीं लिखा जाता था। इस प्रकार प्रत्येक पौधे के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ष खिलाकर हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कोलाकर लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। लेखन प्रणाली क्या थी? तो जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में यम या ए, लेकिन अक्षर सिलेबस होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और इसे गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था।
लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता क्या है? मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। तो अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था, तो वो चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदक करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग उन्हें छोटों को पढ़ाए, बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, ग्वालों के कान भी इस पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। लेखन का प्रयोग क्या हुआ था? शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता था, और उस महाकाव्य में कहा गया कि उस दिनों व्यापार क्या होता है, यह कोई नहीं जानता था। एनमरकर अपने शहर के सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया और रात में चांद चांद तारों की रोशनी और उनमें सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था, तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उससे 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं लाया जा पाया, और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया, और उसने इन मरकर के सदस्यों का घालमेल कर दिया। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ में चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। फिर क्या हुआ? जब लिखी हुई पत्रिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी, तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी किलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्वरियां चढ़ गईं। उसने उसकी पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचनाएं इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति को उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण और मंदिर और राजा। तो 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों के रूप में लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। इनमें से 2 पहली श्रेणियों के शहरों पर यह चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था, जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर्को चंद्र देवता और उन्नना, जो कि प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों में बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने हुए थे। तो सॉरी फॉर सम डिस्टरबेंस। तो
दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। कब? 5000 ईसा पूर्व। तो कुछ पॉइंट जो होंगे ना मेंशन, वो आपको छोटे छोटे नोट करते चलिएगा। इन बस्तियों में से कुछ प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले जो मंदिरों की चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। तो पहला, दूसरा और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली दो श्रेणियों के शहरों पर यह चर्चा की जाएगी। बाहर से आके बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाया या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवार कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषताएं थी। साधारण घरों की दीवारों में ऐसा नहीं होता था। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि, यही कही जानी थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशु और रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित उल्लेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा दिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था। कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे, जैसा कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है। मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इस धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने आसपास की जलधारा से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सारणी में से गाद नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती है, तो जो मुखिया लड़ाई जीतते हैं, वे अपने साथियों अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते हैं तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आते थे, और जिन्हें वे अपनी चौकीदारी या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले नेता लोग अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है जो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गईं। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों की देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवताओं और समुदायों को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की धन संपदा को वितरण का मंदिरों में आने जाने वाले वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था से राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। इसके अलावा वे उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, जो हमें सशस्त्र वीरों और उनके हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण से पता चला कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर 225 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ,
तो उसके कारण दर्जनों छोटे-छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले-फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व आसपास ये बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषिकर भले ही न देना पड़े पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली जो उनमें जिनमें काम करने वाले लोगों की नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया और शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदते, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिरों के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास तुरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था क्योंकि उन दिनों बड़े-बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न-भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों में सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के रेस में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। तो एक बेलनाकार मुद्रा की छाप 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापत्र या स्लेट, दोनों पोशाक और केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। ये देख सकते हैं आप चित्र को। ठीक है। मोहर एक शहरी शिल्प कृति, इसके बारे में देखेंगे। तो भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी, ठीक है, और जिन पर चिन्ह अंकित किए होते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर को बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिद्र होती थी एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनाया जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। कभी कभी उनमें लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उनके इष्टदेव का नाम, उनकी अपनी पदी स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोतकर उस पर मोहर घुमाई जाती थी जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखकर घुमाया जाता था तो वो मोहर उस पत्र की प्रमाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। तो 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें उनके छाप आप देख सकते हैं। तो शहरी शहरी जीवन क्या था? ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च संभ्रांत वर्ग या प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें, आभूषण, सोने से पात्र, सफेद पीढ़ियां, तर्ज जड़ी हुई लकड़ी, वाद्य यंत्र, सोने या सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में पूर्व में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों और समाधियों के उसके साथ दफनाई गई मिली। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेज, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामले में से संबंधित पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार
को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता-पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधु के माता-पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी, दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान-प्रदान किया जाता था। वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधु को उसके सास लेने आती थी, तब वधु को उसके पिता द्वारा उसकी दाएँ हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। यह नगर नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। इसमें टेढ़ी-टेढ़ी व संकरी गलियां पाई गईं, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थीं। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठे संभव गधे गधे पर लादकर घर लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। यहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नलिका नहीं थी जैसा कि उनके समकालीन मोहनजोदड़ो में पाई गई, बल्कि जल निकासी की नलिकाओं और मिट्टी की नलिकाएं नगर के घरों में भीतरी आंगन में पाई गई, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नलियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया जाता था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची मिट्टी बुरी तरह कीचड़ से न भर जाए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहाकर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ जाए। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। उनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिलती हैं, जैसे घर की देहली उठी हुई हो तो धन दौलत लाती है। सामने घर का दरवाजा अगर किसी दूसरे घर की ओर न खुले तो सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। और उर से नगर ये देख सकते हैं। तो उर में नगरवासियों के लिए यह कब्रिस्तान था, जिसमें प्रासकों तथा जन असाधारण की समाधियां पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे दफनाए हुए पाए गए। पशुचारक क्षेत्र और 1 मिनट को बड़ा करते हैं। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। तो 2000 के पूर्व मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के मैदानी भाग में स्थित नहीं है, जहाँ खेती का पैदावार भरपूर होता था, बल्कि वह फरात नदी का ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। तो विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान पशुचारक दोनों की तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लिया जाता था। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वो अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले ये चीज प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं को गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसान तथा गड़रियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गड़रिया कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गड़रिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव में हमला बोलकर इनका इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारक का रास्ता रोक लेते थे और उन्हें पशुओं को नदी नहर तक नहीं जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल में आते रहते थे। ये गड़रिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गड़रिया फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे। समृद्ध होकर वहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने
को भी शक्ति प्रदान कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। तो के राजा एमोराइट समुदाय के थे। इनकी उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ का सभ्यता जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला है कृषि वगैरह का। तो देख सकते हैं एक योद्धा अपने हाथ में एक लंबा भाला और खपच्ची की ढाल पकड़े हुए है। इस चित्र में आप देख सकते हैं एरोमाइट लोगों की खास किसी की पोशाक देखिए जो पृष्ठ 38 में है। आगे देखेंगे इसके बारे में। तो मारी में जिमरी लिम का राजमहल 1810 और 1760 ईसा पूर्व की बात है। तो ये देख सकते हैं भीतरी आंगन है, सभागृह है, बाहरी आंगन है, सिंहासन कक्ष यहाँ पर है और ये प्रवेश द्वार है, कुआं यहीं पर है। इस तरह से आप ये पूरा ग्राफ देख सकते हैं। मारी में जिमरिलिस का राजमहल है ये। और ये देख सकते हैं प्रागर है और लिपि के कार्यालय बेंचों और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों में पट्टिकाएं रखी जाती थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप जिमरी लीम का मारी स्थित राजमहल। तो मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं और आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। तो अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरलीम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया। दैनिक सूची से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बीयर। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों अपने प्रमुखों लोगों से कमरा में मिलता था, जहाँ के भीत चित्रों में को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रहते जाते थे। राजमहल है 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। ये चित्र आप देखिए, दीवार पर की गई चित्रकारी। तो ये है, किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उस पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर उन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया जाता है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा जो इस शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए, और उसे संदेह कि किसी छापे या हमले को योजना तो बनाई जा रही थी। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्रों का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों में घिसाई पिटाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाए जाते थे। जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। तो और उसे आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया में आने वाले तांबे का उल्लेख मिला। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रागी का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि मामले में अद्वितीय था। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उनके कार्य की यथार्थता एक
एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए अब उस तरह के बड़े-बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती, जैसे उरी नगर में की गई। इसके अलावा बहुत कम पुरातात्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम में लगा सकें। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया। इस संबंध में अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी लगभग 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई और पुरातत्वविदों ने भिन्न-भिन्न रंगों, उनकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषता का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई, उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों, पशुओं अवशेषों से प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई। वहीं गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले। इससे उस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन से थे, यह जानने के संकेत बहुत कम मिले। वहां की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सूअर छुट्टे घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे, जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सूअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले, जिससे कि प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श पर बारीकी से अध्ययन से यह जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरों को पोपलार के लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास-फूस की छतें थी, जो कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। मेसोपोटामिया संस्कृति शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहाँ अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ-साथ काम करते थे, मतलब रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया लोगों का अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगामेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। यहाँ काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमृत की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगामेश अपने नगर उरुक लौट आया। वहां जब उसने अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चहारदीवारी के आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नजर उन पकी ईंटों पर पड़ी जिसमें उसकी नींव डाली गई थी। वह भविष्य विभोर हो उठा। उस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगामेश एक जनजाति योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र जो जीवित रहेंगे इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार से उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है, जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला की देन। तो हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह-तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सरणियां दी गई। उनमें दो वर्गमूल यह दिया गया, जैसे 1 प्लस 24/60 प्लस 51/60 का स्क्वायर प्लस 10/60 का क्यूब। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर लगभग 1.41429196 होगा, जो इसके सही उत्तर 1.41421356
से थोड़ा-सा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना होता है तो वह अंकुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटे में विभाजन और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है। मेसोपोटामिया वासियों से ही मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहां पर वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। ये सब कैसे हुए ये आप अगले विषय में देखेंगे। तो जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष मास और दिन के अनुसार उसके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। पोटामिया वासियों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती है यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी अन्य संस्थाओं का अभाव होता है जहाँ विद्यार्थी गण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते हैं, उनकी नकल करते हैं, जहाँ कुछ छात्रों का साधारण प्रशासन हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की भौतिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। एक पुराकालीन पुस्तकालय। लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के एशियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार की हो गई थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा था अशुरबनिपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे एक पुस्तकालय की स्थापना की। इसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन, साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पुस्तिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया। उसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा क्योंकि दक्षिण में लिपिकाओं के विद्यालयों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे ही भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किया करते थे और तो हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी लेकिन विद्यालयों में शताब्दियों संकेत सूचियां द्विभाषी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अभी पढ़ाई जाती थी इसलिए 650 से 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी गई पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी। अशुरबनिपाल के आदमी ये जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगामेश के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें से अपना नाम तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनिपाल का उल्लेख भी मिलता है। मैं अशुरबनिपाल ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक जिसे देवताओं का विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसमें विद्वानों को पंडित के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैं पट्टिकाओं की जांच की है और संग्रहित किया है। मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इष्टतम नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया है। अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए इसमें भी महत्वपूर्ण काम था। इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं की मिट्टी लेबल में इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। अशुरबनिपाल की पुस्तकालय में कुछ मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जो विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। एक और आरंभिक पुरातत्ववेत्ता। तो इसके बारे में देखिए, दक्षिण कछार के एक शूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया 625 ईसा पूर्व में असीरियाई अधिपत्य के मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद 331 ईसा पूर्व सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन
दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी और बड़े-बड़े राजमहल मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर-दूर अपना कारोबार करते थे और गंतव्यों द्वारा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि उर के नगर देवताओं ने उसे अपने दर्शन के लिए उसे सुदूर दक्षिण के सुरतन नगर का कार्यभार संभालने के लिए समय के उस उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था। उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने जिन दिन पर दिन उसके बारे में सोचा, वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा जिसका शासन हम आज 1150 ईसा पूर्व में देखी, उसने उसके आभूषणों और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसा ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अक्कद के राजा सरगोन का नाम खुदा हुआ था। तो आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व आसपास शासन किया। नेबोनिडस और निस्संदेह उसके बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिडस ने महसूस किया कि उसे मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। तो काल रेखा आप देख सकते हैं 7000 से 6000 ईसा पूर्व उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत हुई और लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर का बना और 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई। 3000 ईसा पूर्व में उरुक का एक विशाल नगर के रूप में विकास, कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई और 2700 से 2500 ईसा पूर्व प्रारंभिक राजाओं का शासनकाल जिनमें गिलगेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व कोलाकर लिपि का विकास हुआ और 2400 ईसा पूर्व सुमेरियन के स्थायी अक्कदी भाषा का प्रयोग हुआ और 2370 ईसा पूर्व सरगोन अक्कद सम्राट बना आया और लगभग 2000 ईसा पूर्व सीरिया, तुर्की और मिस्र तथा अकीला का लिपि का प्रसार महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव हुआ। लगभग 1800 ईसा पूर्व में गणितीय मूल पाठों की रचना सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही और लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई राज्य की स्थापना हुई और 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग हुआ। 720 से 610 ईसा पूर्व असीरियाई साम्राज्य आया और 668 से 627 ईसा पूर्व असुरबनिपाल का शासन शुरू हुआ और 331 ईसा पूर्व सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया। लगभग पहली शताब्दी से अक्कदी भाषा और कोलाकर लिपि प्रयोग में आया और 1850 में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचान में पढ़ा गया। तो ये सब खत्म हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको करने का आप प्रयास कीजिएगा। तो कैसा लगा ये चैप्टर बताइएगा जो जो इम्पोर्टेंट, इसको एक दो बार आप ऐसे कान में ईयरफोन लगा के या ऐसे ही सुनिए, इसको समझिए और जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। एक कहानी की तरह इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत तेजी समझ में आएगा। और हेडिंग के अंदर क्या क्या है इसको रिविजन के लिए रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।